24 का सिंहासन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की जनता ने 7वें चरण के मतदान के लिए तैयारी पूरी कर ली है और इसी के साथ नेता भी आखिरी चरण में जीत का स्वाद चखने के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर वोटर्स को साधने में जुटे हैं। तो 24 के रण को जीतने के लिए नेताओं की बयानबाजी इस कल सियासी पारा बढ़ा रही है और नेता पद की गरिमा तक को बनाकर नहीं रख पा रहे हैं। वो अपने विरोधियों पर हमला करने में इतने खोए हुए हैं कि राजनीति की मर्यादा तार तार हो रही है। आखिरी चरण में सियासी गलियारों में हाल ही में ऐसा हो गया है कि मौसम का पारा और सियासी पारा दोनों ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं। नेताओं के बीच बयानबाजी का ये हाल तब है जब वो अपनी प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि 24 के सिंहासन पर कौन बैठेगा। हालांकि इसका जवाब तो 4 जून के बाद ही मिल पाएगा। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। वो देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष की खामियों को गिनाकर हवा के रुख को एक बार फिर से अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं और इसके लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के दुमका से अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने ममता दीदी के गढ़ यानी पश्चिम बंगाल के बारासात जादवपुर में चुनावी जनसभा कर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। दुमका में पीएम मोदी जमकर इंडिया गठबंधन पर बरसे। यहां उन्होंने इंडी गठबंधन पर घोर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा ये चाहे कुछ भी कर ले, मोदी दलित, आदिवासी और पिछड़ा आरक्षण की लूट नहीं होने देगा। ये मोदी की गारंटी है। लोग जानते हैं कि सीपीएम को दिया हर वोट वो टीएमसी को ही जाएगा। सीपीएम यहां चुनाव लड़ रही है टीएमसी को मदद करने के लिए और पर्दे के पीछे इनका जो खेल चल रहा है ये एक ही सिक्के की दो बाजू है। और अभी यहां की मुख्यमंत्री मैडम ने घोषणा कर दी है कि वो दिल्ली में इनका समर्थन करेगी। अब मुझे बताइए, लेफ्ट वालों का वोट देकर के आप टीएमसी को मजबूत करेंगे क्या? करेंगे क्या? ये टीएमसी वाले सुबह शाम वोट बैंक करते हैं, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, सुबह शाम कानून के खिलाफ काम करते हैं। इनके पास देश के लिए कोई विजन है क्या? टीएमसी वालों के पास देश के लिए कोई विजन है क्या? बंगाल के लिए कोई विजन है क्या? जो टीएमसी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करती हो वो यहां के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती। टीएमसी आपको गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहती है ताकि उसकी दुकान चलती रहे। दुर्भाग्य ये कि सीपीएम और टीएमसी की पॉलिटिक्स ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। ये सिर्फ पार्टियां दो है, इनकी दुकान एक ही है और दुकान में सामान भी एक ही है। टीएमसी और लेफ्ट इंडी अलायंस में है। टीएमसी और लेफ्ट दोनों वोट बैंक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। इन दोनों पार्टियों ने पश्चिम बंगाल को करप्ट सिस्टम दिया, तोलाबाजों का सिस्टम दिया और सबसे बड़ी बात ये दोनों पार्टियां एंटी डेमोक्रेसी है। ये टीएमसी का टेरर मॉडल है और अब ये देश के सामने एक्सपोज हो रहा है। साथियों, यहां संदेश खाली जैसी शर्मनाक वारदातें आम है।
जहां पहले बहनों बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है और फिर शाहजहां शेख जैसे पापियों को बचाने के लिए गंदे खेल खेले जाते हैं। जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। टीएमसी की पॉलिटिक्स रक्ता कटो पॉलिटिक्स है। टीएमसी करप्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाती है। मैंने हर घर में पानी पहुंचाने का काम चलाया, इन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार किया। सबको पता है जेएमएम खुद लूट में शामिल है, लेकिन गरीब का अन्न, गरीब का पानी मोदी ये किसी को भी छीनने नहीं देगा। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। 2024 के सिंहासन को जीतने के लिए नेताओं की बयानबाजी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आखिरी चरण के लिए जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे नेताओं के बयानबाजी भी तेज होती जा रही है और 24 में प्रचंड जीत के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद आमने सामने हैं। लालू यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत के साथ बीजेपी के सफाए का दावा भी किया है। तो लालू यादव के इस दावे पर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू यादव दिन में सपने देख रहे हैं। तो मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चला। हाँ रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। लालू यादव तो अपने बारे में बहुत प्रेडिक्शन करते थे, वो कहाँ चले गए 12 साल के लिए, मालूम है ना। जनता साथ में है, उन लोग दिन में सपने देख रहे हैं, देखने दीजिए। और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चुनावी हुंकार के लिए ओडिशा राज्य को चुना। अमित शाह ने आज अपने चुनावी अभियान की शुरुआत ओडिशा के जगपुरी से की। यहां उन्होंने सूबे के मुखिया नवीन पटनायक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम नवीन पटनायक को लोगों के पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 25 साल सीएम रहते हुए भी नवीन पटनायक ने राज्य में पलायन नहीं रोका। जगपुरी में चुनावी हुंकार भरने के बाद अमित शाह ने पुरी में जनसभा को संबोधित किया और यहां उन्होंने सीएम नवीन पर निशाना साधते हुए वादा किया कि सत्ता में आने के बाद चिटफंड घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई होगी। चिटफंड घोटाले वालों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये नवीन बाबू डालेंगे क्या? अरे बोलो तो डालेंगे? आप भाजपा का मुख्यमंत्री बना दो, 1.5 महीने में चिट फंड घोटाले वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भाजपा करेगी। जब पूरा देश राम महोत्सव मना रहा था, ये ओडिया मुख्यमंत्री नवीन बाबू और उनका तमिल बाबू, जो उनका राजनीतिक वारिस बनने वाला है, ओडिया जनता को उन्होंने रोकने का काम किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिन्होंने राम भक्तों को रोका है, उनको फिर से सरकार में ला सकते हैं क्या? ओडिशा में 5 किलो चावल गरीबों को नरेंद्र मोदी जी भेज रहे। ये नवीन बाबू उस पर अपना फोटो वाला झोला लगाते हैं। चावल भेजने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं और झोला लगाने का काम ये नवीन बाबू करते हैं। अरे नवीन बाबू, झोले से किसी का पेट नहीं भरता,
थोड़ा चावल ज्यादा दे देते तो उड़ीसा के गरीबों का पेट भरता। जगन्नाथ का ये रत्न भंडार की चाबी किसके पास है? नकली चाबी किसने बनाई? किसने ये जांच रिपोर्ट को रोक कर रखा है? मैं आज आप सबको बताकर जाता हूं, ये जांच रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी 100 दिन के अंदर जारी कर रत्न भंडार के गुनहगारों को जेल में डालेगी। भाइयों बहनों, यहां जमीन पट्टे का मुद्दा है। जमीन पट्टे के मुद्दे पर इन्होंने कुछ नहीं किया है। हमने तय किया है कि 300 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर चकबंदी जमीन पट्टे के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी रिजॉल्व करेगी। देश में लोकसभा चुनाव के बीच आरोपों का बाजार बेहद गर्म है। नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने पीएम मोदी को उनके इंटरव्यू को लेकर घेरा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। नरेंद्र मोदी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पीएम झूठ नहीं बोल सकता। तो नाना पटोले ने साथ ही ये भी कह दिया कि पीएम मोदी देश में चुनावी जनसभाएं कर ओबीसी, दलित और आदिवासियों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना नहीं करा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के 60 साल के शासन पर नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक सत्ता में रहते हुए देश की संवैधानिक व्यवस्था को संभाल कर रखा, इसलिए पीएम मोदी को कांग्रेस पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। झूठ पे झूठ बोलते हैं। वो इस प्रधानमंत्री पद के लिए और उस गरिमा के लिए ये अच्छी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी वो करके वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कर वो नहीं बोल सकते। लेकिन 10 साल में आपने क्या किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। आपने सेंसस क्यों नहीं किया? सेंसस न करने का कारण क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने जो सेंसस किया था 2011 में, वो डिक्लेयर आपने क्यों नहीं किया? जब राहुल गांधी जी ने मांग किया कि ओबीसी की जाति निहाय जनगणना हो, पार्लियामेंट में किया, आपने क्यों नहीं किया? अगर आप ओबीसी के साथ हो, आप दलितों के साथ हो, आप आदिवासी के साथ हो, तो आप 10 साल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट में रहने के बाद आपने क्या किया, उसका जवाब तो दो। आप झूठा आश्वासन ओबीसी को दे रहे हो, झूठा आश्वासन दलितों को दे रहे हो, झूठा आश्वासन आदिवासी को दे रहे हो। आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो नरेंद्र मोदी जी। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी पहली चुनावी रैली गोरखपुर में की और यहां उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस का चरित्र रामद्रोही है। कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच का है। वहीं बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान आतंकवाद पर वो जमकर बरसे। सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी दंगाई थे उनका राम नाम सत्य हो गया। उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस आरजेडी के शासनकाल में सुबह की शुरुआत घोटालों से होती थी और शाम होते होते बड़े ब्लास्ट की खबर आ जाती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों का सफाया हो गया है। पीएम मोदी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू यादव आपको आज भी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अंधेरा रहे, जिससे कि अंधेरे में डकैती बढ़े। इसने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था। इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था कांग्रेस ने। और फिर कांग्रेस ने युक्ति की कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। बहन और भाइयों, आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वही स्वर बोल रही है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़
श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस बिहार में क्या थी? पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। मोदी जी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है। लालटेन युग में ले जाना चाहती है, क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा रहे। अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही डकैती पड़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए। इसीलिए उन्होंने विकास भी नहीं किया है, विकास कराएंगे भी नहीं। क्या स्थिति थी? न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। बिहार का नौजवान कहीं बाहर जाता था, हमें दया आती थी। देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, प्रतिभाशाली हमारा युवा पहचान के लिए मोहताज होता था। जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस और आरजेडी के सहयोगियों को चक्कर आने लगता है कि 400 सीट बीजेपी और एनडीए 400 सीट पाएगी, और फिर ये अनलगल प्रलाप और अनलगल बयानबाजी और अफवाह फैलाते हैं। बहनों और भाइयों, 400 पार जब जनता जनार्दन से हम पूछते हैं, मैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में गया, पूछा मैंने कि 400 पार का आपका कैसे कह सकते हैं? उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जनता जनार्दन यही कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा, कोई रामद्रोही नहीं। और इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। बहनों और भाइयों, जमीन आसमान का अंतर। 14 के पहले के भारत में पहचान का संकट कांग्रेस ने खड़ा किया था। बिहार के अंदर आरजेडी ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, और 2014 के बाद का भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। और उधर हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने प्रियंका गांधी का नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं का हवाला देते हुए कहा कि नारा देना आसान है, लेकिन वो ना कभी लड़ी ना लड़कियों के लिए खड़ी हुई। महिलाओं पर अत्याचार हुए, लेकिन प्रियंका गांधी नजर तक नहीं आई। हूँ लड़ सकती हूँ नारा देना बहुत आसान था, लेकिन न कभी लड़ी न कभी लड़कियों के लिए खड़ी हुई। ये तो महिलाओं के साथ अत्याचार, अपराध और उनकी हत्या भी हुई, तभी प्रियंका गांधी नजर नहीं। नेहा कांग्रेस के काउंसलर की बेटी थी, निकाह करने के लिए, जबरन निकाह करने के लिए उन्होंने मना किया, गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनकी सरकार में उनके काउंसलर की बेटी को न्याय नहीं मिला, लेकिन वो नजर नहीं आई। लड़की हूं पर लड़ नहीं सकती हूं। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपया महीना वायदा करके गई थी, 16 महीने हो गए, शक्ल नहीं दिखाई और ना ही एक पाई भी महिलाओं को दिलाई। और इसी बीच अमृतसर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी, आंदोलन करने पर किसानों के साथ अत्याचार किया और उन पर आंसू गैस के गोले दागे। मोदी सरकार ने किसानों के रास्ते में कांटे बिछाए हैं, जिससे वो दिल्ली तक ना पहुंच सके। आंदोलन के दौरान करीब 750 किसानों ने अपनी जान तक गंवा दी। और इसके अलावा इंडस्ट्री मालिक को भी इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा जो आज डराया धमकाया जा रहा है। और आप तो जानते हैं मोदी जी के पास, शाह जी के पास एक एक ऐसे हथियार है, उन हथियारों को उन्होंने उपयोग करके
लोगों को सता रहे, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीसी हो, चाहे सीबीआई हो। अनेक प्रकार के उनके पास हथियार है जिसका मिसयूज वो लोग कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके सामने पूरे किसान लोग अपने जो भी विषय है या जो भी डिमांड है वो रखे, लेकिन डिमांड रखने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना और लोगों को सताने के लिए कांटे बिछाए, दीवार बंधे, बहुत कुछ किए कि उस मोमेंट को तोड़ने के लिए वो हर चीज करते रहे, लेकिन लोग डटे नहीं। और उस वक्त किसानों के आंदोलन में कम से कम 750 लोग मारे गए, सुसाइड हो गया, हार्ट अटैक्स हो गए। ये सारी चीजें उस वक्त होने के बावजूद भी मोदी जी कभी ठस का मस, और उन कंपनियों को ये बढ़ावा दे रहे। कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर। जब तुम लोग गलत लोगों को, कॉरपोरेट लोगों को, कंपनियों को ऐसा बढ़ावा देकर गरीबों का पैसा छीन कर अगर आप अमीर लोगों को और अमीर करते हो तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसीलिए उसको हम 30 दिन में उसका भुगतान करने के लिए हम काम करेंगे और खेती के जितने भी सामान हैं उसको जीएसटी मुक्त कर देंगे, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे कोई खेती के सामान हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे औषध हो, चाहे जो भी चीज कनेक्टेड विथ खेती के संबंध में है, उनको भी हम जीएसटी फ्री कर देंगे। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गोरखपुर की धरती से विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सपा की साइकिल पंक्चर हो चुकी है, हाथी और पंजे का कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान कांग्रेस के गुलाम बनाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद गुलाम बनाने का काम करती है, पीएम मोदी तो सिर्फ सेवा का काम करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो वो देश को फिर से गुलाम बना देंगे, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पंचर हो चुकी है, हाथी और पंजे का यहाँ कोई लेना देना नहीं रह गया है। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बन रही है। धन्यवाद। कांग्रेस बनाने का काम करती है और मोदी जी तो देश की सेवा करने का काम करते हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाकर छोड़ेंगे। और इसी के साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। राहुल गांधी का परिवार और देश पर राज करने वाली उनकी 4 पीढ़ियां जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने 70 साल में देश को लूटने का काम किया है। सारे पाप के लिए सिर्फ देश में कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी। 75 वर्ष के आज़ादी के बाद जिस पार्टी ने 55 साल राज किया हो, जिनकी 4 पीढ़ियां देश पर राज किया हो, उसके बाद यदि कोई प्रश्न उठा रहा है तो सबसे बड़े दोषी कोई है तो राहुल गांधी जी का परिवार, जिसने 70 वर्ष तक इस भारत को लूटने का काम। और उधर राजधानी पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 4 जून को नतीजे आने के बाद बीजेपी और आरएसएस के नेता आपस में भिड़ेंगे। ये आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी।
आपको बता दें कि बीते दिन अमित शाह ने कहा था कि 4 जून के नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता ईवीएम पर हार का दोष मढ़ेंगे। वो कहेंगे कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत गई। गठबंधन के लोग कोई बावेला नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग सरकार बनाएंगे और बीजेपी में आपस में सिर्फ फुटबॉल करेंगे। अभी तो उनको पता चल जाएगा, सब लोग तो इसी ताक में बैठे हुए हैं। आरएसएस से लेकर के बीजेपी के सारे नेता अभी से प्लानिंग शुरू कर चुके हैं कि जैसे ही बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, इसके बाद किस तरह से बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल होगा, तूफान मचेगा। ये आने वाले तूफान के पहले की खामोशी है। और जिस तरह से आरएसएस में भी इस बात की चर्चा है कि कब्जा कर लिया गया है, कि मनमानी हिटलर शाही चल रही है, तो अब तो बीजेपी में चर्चा हो रही है कि विपक्ष का नेता कौन बनेगा, इस पर सिर्फ फुटबॉल होगा। और आपको सीधे चलते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब, जहां पर राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने कहा था 1984 में, मुझे याद है, हम लोग छोटे थे, नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग कहते थे, हाँ हाँ राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बतलाएंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम राम मंदिर बनाकर रहेंगे। बहनों भाइयों, आपने देख लिया, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया। हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भव्य आयोजन हुआ वहां पर। अब आप लोगों को क्या लगता है मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं धर्म, अध्यात्म और राजनीति के बारे में जानता हूं, उस आधार पर मुझे लगता है रामलला अब अपनी कुटिया से, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य आकर रहेगा मेरे बहनों भाई। अब लोग ये पूछेंगे कि साहब राम राज्य कैसे आएगा। अब यह लंबी बात है, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। जिस दिन लोगों के अंदर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व का बोध पैदा हो जाएगा कि हमें परिवार के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, मानव मात्र, जीव मात्र के लिए क्या करना है, जिस दिन इस जिम्मेदारी का लोगों को एहसास हो जाएगा, उसी दिन मान लीजिएगा कि भारत में राम राज्य आ गया। कैकेयी के अंदर दायित्व बोध, कर्तव्य बोध, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इसी कारण संकट पैदा हुआ और भगवान राम को जेल जाना, वो जंगल जाना पड़ा था। इसीलिए मुझे लगता है कि अब देश की जनता के अंदर जब से हमारी सरकार आई है, लोगों को लगने लगा है कि देश के प्रति हमारी यह जिम्मेदारी बनती है, यह काम मुझे करना चाहिए। धीरे धीरे यह बढ़ता जाएगा। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है मेरे बहनों भाइयों। पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था, भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं सुनते थे। भारत गरीबों का देश है, भारत कमजोर देश है, सुनो न सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज यह भारत दुनिया के मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। धन दौलत के मामले में सारी दुनिया में यह धारणा थी कि भारत गरीबों का देश है। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्मा किया है। यहां कोई इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री बैठा होगा, हमारी बात गलत हो तो उस पर वह कमेंट अपने भेज सकता है। 8 वर्षों के अंदर ही भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे नीति आयोग ने कहा मेरे बहनों भाई। अन्य दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने कहा है, फाइनेंशियल फर्म्स ने कहा है। यह भारत की ताकत है। पहले हमारा भारत धन दौलत के मामले में
अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 8 वर्षों के अंदर ही हमारी सरकार ने वह करिश्मा किया है जो भारत धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज मेरे बहनों भाइयों वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। सारी दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो भारत की है, और भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो भारत को दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आने से कोई रोक नहीं सकता, केवल 3 साल के बाद यानी 2027 में। बहनों भाइयों, ये कोई छोटी बात नहीं है, दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में। और आज मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे ही भारत बढ़ता रहा, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2060 आते आते दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर देश कोई होगा तो हमारा और आपका यह भारत होगा। मैं आंकड़े भी दे सकता हूं इस संबंध में। कैसे आप दावा कर रहे हैं? मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं तथ्यों के आधार पर मैं बोल रहा हूं। भारत की वह ताकत है, हम लोगों ने जनता को कभी ठगा नहीं है। बहनों भाइयों, मैं यूपी का रहने वाला हूं। कानपुर में एक दुकान है, ठग्गू वाले का लड्डू। और वक्त चला एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते दिनों पंजाब दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह धमकी दे रहे हैं कि 4 जून के बाद वो पंजाब की सरकार गिरा देंगे और भगवंत मान को सीएम के पद से हटा देंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद पिछले 75 सालों में शायद ही किसी गृह मंत्री ने इस तरह का गुंडागर्दी वाला संदेश दिया हो। इन्हें लगता है कि जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ दिया वैसे ही पंजाबियों को भी तोड़ देंगे। लुधियाने में अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, वो क्या कह के गए हैं सुना आपने? देखा था वीडियो आप लोगों ने अमित शाह जी का? वो धमकी दे के गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाएगी और भगवंत मान को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। कैसे करेंगे ये? 92 सीट है हमारी, 117 में से 92 सीट है। खुलेआम धमकी देके जा रहे हैं। मुझे याद नहीं आता पिछले 75 साल में, आजादी के बाद 75 साल में किसी गृह मंत्री ने आके इस किस्म की गुंडागर्दी का स्टेटमेंट दिया हो। खुलेआम धमकी पंजाब के लोगों को देके जा रहे हैं कि पंजाबियों, आप 3 करोड़ पंजाबियों ने जो चुन के सरकार भेजी है, उस सरकार को अब 1 हफ्ते के बाद हम बर्खास्त कर देंगे और आपके मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा देंगे। इनके हौसले इतने, जैसे हमने एनसीपी को तोड़ दिया, जैसे हमने शिवसेना को तोड़ दिया, जैसे हमने इसकी सरकार गिरा दी, जैसे हमने, ऐसे ही पंजाबियों को भी हम तोड़ लेंगे। अमित शाह जी, इतना गुमान मत करो। पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है, प्यार से मांगते तो 1 आध सीट दे भी देते, लेकिन धमकी दोगे तो फिर पंजाबी भी अपनी बात पे उतर आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी अमित शाह जी आपको। और इनको सबसे ज्यादा तकलीफ पता है किस चीज की हो रही है? ये फ्री बिजली की हो रही है। इसको बंद करना चाहते हैं वो। दिल्ली में भी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, पंजाब में भी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। मैं जहां जाता हूं चुनाव लड़ने, मैं कहता हूं मैं तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा, इनसे नहीं होती, मैं कर देता हूं। क्यों? हम ईमानदार हैं। कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब में और दिल्ली में मेरी सरकार है, दोनों जगह बिजली फ्री कर दी। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में, यहां इनकी सरकारें हैं। यहां इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी बिजली है। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? बिजली महंगी करने वाला ही चोर है।
पंजाब के हक का 9,000 करोड़ रुपया रोक रखा है। 5,500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का, नेशनल हेल्थ मिशन का। ये रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा पंजाब की सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल, रूरल गांव की सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। तो ये तो गुंडागर्दी है ना, कि भाई तुमने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया, अब हम पंजाब का पैसा रोक लेंगे। राजनीति चुनाव के दौरान होनी चाहिए, चुनाव में राजनीति कर लो। एक बार चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद केंद्र सरकार अगर किसी राज्य के हक का पैसा रोकती है, वो सही नहीं है, वो तानाशाही है, वो गुंडागर्दी है। और उधर बिहार में नेताओं के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। पक्ष और विपक्ष के नेता जमकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ नेता विरोधियों के बयानों को आधार बनाकर सियासत कर रहे हैं, तो कुछ नेता विरोधियों की नीतियों की कमियों को गिनाकर वोटर्स के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं। राजधानी पटना में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 36 दिनों के बाद राहुल गांधी को बिहार की याद आई। साथ ही दावा किया कि इंडिया गठबंधन पहले ही बिखर चुका है और 4 जून के बाद महागठबंधन खत्म हो जाएगा। और इसी बीच भटिंडा से बीजेपी उम्मीदवार परमपाल कौर सिद्धू ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। चल रहे हैं और प्रचार जोरों पर है। हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार परमपाल कौर सिद्धू हैं। बात करेंगे कैसे कैंपेन चल रही है, क्या क्या हो रहा है इस चुनाव के अंदर, तो बात करते हैं हमारे साथ परमपाल कौर सिद्धू ने। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ मेरे साथ बात करने का। सबसे पहला सवाल तो ये अभी कैंपेन कैसे चल रही है और किस तरीके से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? कैंपेन बहुत बढ़िया चल रही है। आपने देखा हजारों की गिनती में लोग यहाँ 3.5 घंटे बैठे रहे स्मृति ईरानी जी को सुनने के लिए, और उनकी पेशेंस, कितनी गर्मी थी, 46-47 डिग्री टेम्परेचर था, जिस हिसाब से मेरे सपोर्टर्स बैठे हुए थे, और मैंने उनको रोक के भी रखा 3.5 घंटे, और वो हमें सुनते रहे। उससे आपको भी अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। आप एम्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो अकाली दल के उम्मीदवार हैं अभी बाहर सिमरत कौर, वो बैनर भी एडवर्टीज भी कर रहे हैं, अभी हमने एम्स लाया है बठिंडा। वो तो कहते हैं सड़कें भी मैं बना रही हूँ, जबकि नितिन गडकरी जी मंत्री हैं बीजेपी के सड़कों के, तो उनके कहने से कुछ नहीं होगा। एम्स सारे स्टेट्स में बना है, हिमाचल में भी बना है, हरियाणा में भी बना है, वहाँ तो हरसिमरत कौर बादल नहीं थी। और आज भी जाके एम्स के डायरेक्टर से पूछ लीजिए उनकी तनख्वाहें कहाँ से आती हैं, कहाँ से एम्स के लिए फंड्स आए थे। तो सारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन और प्लान था जिसके तहत एम्स बना है। आज स्मृति ईरानी ने आना था यहाँ पे, लोगों को संबोधन भी करना था, बहुत भारी गिनती में लोग आए थे, तो कैसे प्रोग्राम लग रहा है आपको? प्रोग्राम बहुत बढ़िया था। उसमें पंजाब सरकार ने कुछ बाधा डाली होगी और प्रशासन ने उनको सहयोग नहीं दिया लैंडिंग में, इसलिए हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। सरकार डर चुकी है, और लेकिन मेरे भाइयों बहनों का सहयोग मेरे साथ है, इसलिए कोई मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वोटें तो मेरे सपोर्टर्स और वोटर्स ने डालनी है, वो मुझे खूब गिनती में डलेंगी, हम जीत रहे हैं। परमदीप राणा, मानसा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।